गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम आर्टिकल 21 पढ़ेंगे और इस आर्टिकल में यहाँ से ये स्टार्ट होता है। देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट आर्टिकल है। और टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगा डियर स्टूडेंट्स। ये जो भी आपके सामने जो नोट्स दिखाई दे रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, कई बार जो ये लिखा हुआ है ये बिल्कुल क्लियर लिखा हुआ है, बट कई बार ये साइड में जो कुछ लिखा होता है ना, एक दो पॉइंट, ये कई बार ज़्यादा क्लियर नहीं होता। और याद रखना, ये आपके लिए जो साइड में लिखा होता है कोई ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है भी नहीं। ये एक रफ कार्य है, रफ टास्क है। मेन पॉइंट यही है, साइडों में जो ऐसे एरो करके लिखे हुए हैं ये इंपॉर्टेंट नहीं है। और फिर भी ये रफ टास्क में भी जो पॉइंट मैंने लिख रखा है, ये जो मैं बोलूँगा तो ये मैं आपको समझा दूंगा कि क्या लिखा हुआ है। फिर बाद में मैं आपके पास जब पीडीएफ भेजता हूँ इस टॉपिक की, तो फिर ये मत कहना कि सर ये साइड में लिखा हुआ ये अक्सर क्लियर नहीं। ये क्लियर होगा ही नहीं ना डियर, ये रफ टास्क है। और ये भी अगर आप समझना चाहते हो तो मेरे जो मैं वीडियो भेज रहा हूँ इसको जब आप सुनेंगे तो ये आपको मैं बोल के बताऊंगा कि ये क्या लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको लेकर कोई बच्चा इशू क्रिएट ना करे कि साइड में जो लिखा हुआ वो अक्सर समझ नहीं आ रहा है, ठीक है डियर स्टूडेंट। तो अब आर्टिकल 21 को हम स्टार्ट करते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 21। कारण क्या है? क्योंकि ये जीवन का अधिकार इसमें बताया गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को जीवन का अधिकार है। भाई जीवन का तो अधिकार सबको ही है ना। तो और ये भी बताया गया जीवन का एक अधिकार एक समेकित अधिकार है। खाली जब मैं कहता हूं कि हर एक इंसान को जीवन का अधिकार है तो ये उसके अंदर ही अंडरस्टूड है कि भाई मान लो कि आप जहाँ रहते हो वहाँ सरकार ने आसपास कोई फैक्ट्री लगा दी और उसके कारण इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है, इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है कि मतलब आपका जीना मुश्किल हो रहा है। और आपके घरों के पास में ही लगा दी वो फैक्ट्री और उसके कारण इतना ज़्यादा पोल्यूशन हो रहा है। तो फिर वो प्रदूषण के कारण आप इतने परेशान हो गए कि अब भले ही आप जीवन तो जी रहे हो अभी भी, अभी तक फिलहाल, अभी तक मान लो आप मरे नहीं हो, बट आप क्या कहेंगे, सर इस प्रदूषण में जीना भी कोई जीना है क्या? तो फिर क्या हुआ? आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, कहेंगे कि हमारे पास तो जीवन का अधिकार है। और फिर सुप्रीम कोर्ट कहेगी आपको किसी ने चोट पहुंचाई है क्या, कोई आपको मार रहा है क्या? तो आप कहेंगे कि मार भले ही डायरेक्ट फिजिकली नहीं मार रहा हो, बट वहाँ का जो इन्वायरमेंट पैदा कर दिया है उस फैक्ट्री के कारण, वहाँ पे मेरे जीने का जो अधिकार है मेरा, वो प्रभावित हो रहा है। जीने के अधिकार में ये थोड़ा है कि केवल किसी भी कंडीशन में कुत्ता बिल्ली की तरह जीते रहे। जीवन का अधिकार हमें एक मानवीय जीवन जीने की बात करता है। जीवन का अधिकार एक समेकित अधिकार है। इसका मतलब ये है कि जो ये एक लाइन बोल दी ना, सिर्फ एक वर्ड बोल दिया जीवन का अधिकार, बस इतना जो मात्र मैंने बोल दिया, इसके अंदर ही कई अधिकार शामिल हैं। जैसे मैं कहता हूँ मुझे जीवन का अधिकार है तो मुझे सोने का भी अधिकार है। मुझे भाई मैं अपने जीवन में सोऊंगा भी। भाई मुझे सांस लेने का भी अधिकार है। भाई अच्छी शुद्ध हवा लेने का भी अधिकार है। तो कुल मिलाकर मैं ये बताना चाह रहा हूँ, समेकित का मतलब है बहुत सारी बातें इसमें शामिल हैं। किसी व्यक्ति को जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वंचित किया जा सकता है, अन्यथा नहीं। देखो ये डियर स्टूडेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। एक तो यहाँ पर एक वर्ड बोला है व्यक्तिगत स्वतंत्रता। जैसे हर एक आदमी को कुछ स्वतंत्रताएं मिली हुई, मौलिक अधिकार में मैंने यही तो बताया, हर एक व्यक्ति को कुछ स्वतंत्रताएं हैं। जीवन व व्यक्तिगत स्वतंत्रता से, भाई जीवन से आपको पहले बोला है कि वंचित नहीं किया जा सकता। यानी इसमें क्लियर कट मतलब ये है, कोई आपका जीवन आपसे ले नहीं सकता, किसी को ये हक नहीं है। और कोई आपका, आपसे जो आपको स्वतंत्रता मिली हुई है वो कोई स्वतंत्रता भी आपसे नहीं ले सकता है। बट साथ में ये बोला गया है कि वो स्वतंत्रता अगर कोई आपसे लेता है, आपके पास कुछ स्वतंत्रता है, अगर वो स्वतंत्रता अगर आपसे कोई लेता है और या कोई आपके जीवन को कोई लेता है, तो वो कैसे ले सकता है? वो ले सकता है विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से। कैसे ले सकता है? विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया से ही वो लिया जा सकता है। आप बोलेंगे बड़े कमाल की बात है, हमारा जीवन संविधान द्वारा स्थापित प्रक्रिया से, जैसे सरकार है आपका जीवन आपसे लेना चाहती है, मतलब आपको मारना चाहती है। भाई क्यों मारना चाहेगी? आपके मन में सवाल आएगा। भाई जैसे मैं एग्जाम्पल के तौर पे बताता हूँ, कोई आदमी बहुत ज़्यादा बीमार है, बहुत ज़्यादा बीमार है, 50-60 साल से तड़फ रहा है, तो उस कई बार हम ये नहीं कहते यार बेचारा ये आदमी तो तड़फ ही रहा है, ये मर जाए तो अच्छा है, बेचारा को मुक्ति मिलेगी। तो कई बार क्या होता है, जो मर नहीं रहा होता उसको और मार दिया जाता है।
यहाँ पर ये कहा जाता है, मतलब इसमें ये कहा गया है जीवन का अधिकार जो होता है उसमें अगर हमें जीने का अधिकार है तो इसका मतलब हमें मरने का भी अधिकार है। पर अगर सरकार ऐसा करती है, मतलब यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया है कि अगर सरकार कोई अगर मान लो कानून बना ही दिया जाए कि लोगों को मतलब उनका जीवन केवल इसी कंडीशन पे लिया जा सकता है या ये नहीं लिया जा, मतलब ये कहना है कि न्यायपालिका का कि जो भी होगा, वैसे तो किसी का जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता नहीं लेनी चाहिए, बट अगर किसी हालात में अगर ऐसे हालात बन जाए कि किसी का जीवन लेना पड़ जाए या व्यक्तिगत लोगों की जो स्वतंत्रताएं उनको मिली हुई या अगर वो उनसे लेनी पड़ जाए, कभी ऐसे हालात बन जाएं तो वो भी मनमर्जी तरीके से नहीं लिया जा सकता। वो पहले संवैधानिक तरीके संविधान में वो चीज़ मेंशन होनी चाहिए और फिर उसी तरीके से लोगों का जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता ली जा सकती है, अन्यथा नहीं। इसका मतलब ये है कि यहाँ पर संविधान विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया का मतलब ये हो गया, साइड में लिखा हुआ है संवैधानिक तरीका। संवैधानिक तरीका वही है जो मतलब संविधान में लिखा, उसी प्रोसेस के तहत आप किसी का जीवन ले सकते हो। अभी स्टार्टिंग में आपको बहुत अजीब लगेगा यार, किसी का जीवन लेने की जरूरत क्या है। अब जैसे जैसे आप टॉपिक को आगे पढ़ोगे ना तब आपको समझ में आएगा ये क्यों बनाया गया ऐसा, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये जैसे कॉन्सेप्ट जो कानून में लिखा हुआ जीवन की स्वतंत्रता, अब देखो हर एक बच्चा इसका अलग अलग अर्थ निकाल रहा होगा। वही वैसे ही जब स्टार्टिंग में संविधान सभा के लोगों ने संविधान में ये बात डाली तो बाद में न्यायपालिका ने भी इसको अपने तरीके से समझने की कोशिश की। एक केस हुआ था AK गोपालन, यानी एक व्यक्ति है AK गोपालन नाम का व्यक्ति है, AK गोपालन नाम का व्यक्ति है और मद्रास जो राज्य है, जैसे आपको पता होगा मद्रास राज्य बाद में वो तमिलनाडु वगैरह बन गया था ना, पर स्टार्टिंग में उस एरिया का नाम मद्रास राज्य ही था। AK गोपालन यानी AK गोपाल नाम का आदमी है और मद्रास राज्य की बात हो रही, दोनों का आपस में केस है। 1951 का ये केस है, कोर्ट में केस चला होगा। और इस केस में आर्टिकल 21 के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने बताया, मतलब जो ये आर्टिकल 21 में लिखा है ना कि हर एक आदमी को स्वतंत्रता होगी, जीवन की स्वतंत्रता, इसकी बहुत ही सीमित व्याख्या की, मतलब बहुत छोटा अर्थ निकाला न्यायपालिका ने, बहुत नैरो माइंड तरीके से इसको सोचा और कहा कि जीवन का अर्थ है भाई सिंपल जीवित रहना, बस इसमें और क्या है। जैसे अभी हम कह रहे हैं ना कि जीवन का अधिकार तो एक समेकित अधिकार है, कंपोजिट अधिकार है, इसके अंदर तो बहुत टाइप के अधिकार शामिल है। न्यायपालिका ने कुछ अधिकार शामिल नहीं है। शुरुआत में न्यायपालिका ने कहा कोई समेकित अधिकार नहीं, इसमें और कोई अधिकार शामिल नहीं है। इस लाइन का सीधा अर्थ जीवन का अर्थ जीवित रहना, बस। आपको आपके पास में चाहे फैक्ट्री है, प्रदूषण है, आपको पीने का पानी नहीं मिला, कुछ नहीं मिला, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके पास जीवन जिंदा है ना, बस इतना ही, और क्या चाहिए आपको। बहुत नैरो माइंडेड से, यानी सिर्फ व्यक्तिगत स्वतंत्रता की बात की। भाई आपको कोई मार रहा हो, आपके हाथ काट रहा हो, पैर ये फिजिकल तौर पे आपको हरासमेंट कर रहा हो, देहिक देह मतलब शरीर को आपको देही तौर पे आपको जेल में डाल रहा हो, तो हमारे पास आओ, तो हम कह सकते हैं आपका जीवन की स्वतंत्रता आनंद में पड़ गई। अब ये क्या मतलब हो गया कि आपको कह रहे हो कि शुद्ध हवा भी नहीं ले पा रहे हो, तो तब ये बहुत नैरो माइंडेड से एक के गोपालन के केस में 1951 के केस में, ये वाला कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट नहीं है साइड में, और यहाँ पर सिर्फ ये बताया गया यानी सिर्फ कोई मार काट दे, यानी यही बताया गया। दैहिक स्वतंत्रता का मतलब ये होता है कि कोई आपको मार दे, पीट दे, काट दे तो ही आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो इस मुद्दे को लेकर कि आपकी जीवन की स्वतंत्रता खत्म हो गई है, अदरवाइज नहीं। यानी केवल जेल में डाले या नज़रबंद न करे, यानी इसका मतलब दैहिक स्वतंत्रता का मतलब ये हो गया कोई आपको जेल में नहीं डाल सकता, कोई आपको नज़रबंद नहीं कर सकता। नज़रबंद मतलब घर में कैद कर दिया या कहीं भी इसी तरीके से कोई आपको ये नहीं कर सकता। मतलब AK गोपालन के केस में न्यायपालिका ने कहा कि आपको मतलब गलत तरीके से जेल में नहीं डाल सकता, गलत तरीके से आपको नज़रबंद नहीं कर सकता। जीवन की स्वतंत्रता में बस यही बातें शामिल होती हैं और ये सब अदर चीज़ें इसमें शामिल नहीं होती हैं, ठीक है ना। बट लेकिन मेनका गांधी और भारत सरकार का केस हो गया 1978 में, आर्टिकल 21 को अब 78 में न्यायपालिका ने इसकी खुलकर बड़े एक्सपेंड करके खोलकर इसकी व्याख्या की। जैसे यहाँ पर तो खोल के व्याख्या नहीं की थी, यहाँ पर खोलकर इस बात की व्याख्या की है आर्टिकल 21 की। जीवन का अर्थ केवल जीवित रहना नहीं है, गरिमापूर्ण मानवीय जीवन जीना ही जीवन है। मतलब ये कहा कि हर एक इंसान बस जी रहा है, ये कोई जीवन थोड़ा कोई झुग्गी झोपड़ियों में जी रहा है, पीने को पानी नहीं है, शुद्ध हवा नहीं है, और फिर कह रहे हैं कि वो उनका जीवन कोई जीवन थोड़ा ही है, हम उसको जीवन नहीं कह सकते हैं। तो और वो आदमी भी जाकर, झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले आदमी भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर कह सकते हैं जब हर एक आदमी को मानवीय जीवन जीने का अधिकार है तो हमारा मानवीय जीवन कहाँ गया। सरकार हमें अच्छा पानी क्यों नहीं उपलब्ध करवा रही है, हमें अच्छी स्वास्थ्य क्यों नहीं उपलब्ध करवा रही है।
तो ये हो सकता है, इस बात को लेकर केस किया जा सकता है। इस प्रकार जीवन का अधिकार एक समेकित अधिकार है। मतलब ये जो जीवन का अधिकार एक समेकित अधिकार है, ये बात 1978 में कही गई थी, क्योंकि स्टार्टिंग में तो सिर्फ यही बोला गया था आर्टिकल 21 में कि हर एक इंसान को जीवन का अधिकार है, बस। फिर इसमें इसी आर्टिकल के तहत 21 में ये भी बताया गया हमें गोपनीयता का भी अधिकार है। मतलब ये नहीं कि कोई भी आदमी, मान लो कि आपके कोई फोटो हैं, ठीक है, सोशल मीडिया पर ये लगा लो, कोई आपके सारे फोटो लेकर उठा उठा के किसी को भी शेयर कर दे, आपके वीडियो किसी को भी शेयर कर दे, भाई इससे आपकी गोपनीयता, आपकी जो कहते हैं ना, हर एक आदमी की कुछ सीक्रेसी होती है, कुछ गोपनीय बात होती है, कुछ सीक्रेट होता है, उस सीक्रेट को ऐसे कोई भी उजागर नहीं कर सकता। मान लो बैंक को हमने आधार कार्ड दे रखा है, कई नंबर दे रखे हैं, तो मान लो बैंक उसको शेयर कर दे किसी को, तो इससे तो हमारी गोपनीयता भंग हो जाएगी, क्योंकि गोपनीयता का अधिकार भी हमारे इसी अधिकार में शामिल कर लिया गया। स्वच्छ वायु का भी अधिकार हमें, यानी प्रस्तावना के संदर्भ में इसकी व्याख्या की गई। यानी आर्टिकल 20 को, जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की प्रस्तावना है, उसके अकॉर्डिंग इसकी व्याख्या की गई। और यहाँ पर देखेंगे, और ये तो पता ही होगा, इसके बाद बहुत सारी जनहित याचिका दायर की जाने लगी। अभी आपको पता नहीं होगा जनहित याचिका क्या होती है, यहाँ पर लिखा जनहित याचिका और अधिकारों का मैग्ना कार्टा। मतलब ये कहते हैं जो आर्टिकल 21 है ना, जब उसके अंदर बहुत सारे अधिकार शामिल हो गए, क्योंकि न्यायपालिका ने कह दिया एक समेकित अधिकार, इसमें बहुत सारे अधिकार शामिल है, तो अधिकार बहुत सारे शामिल हो गए, तो अधिकारों का मैग्ना कार्टा इसको कह दिया गया। जब बहुत सारे अधिकार हो जाए ना, तो उसको बोल देते हैं, बहुत सारे अधिकारों का जो गट्ठा होता है, जो जोड़ होता है, उसको मैग्ना कार्टा बोला गया यहाँ पर। इसलिए इसको अधिकारों का मैग्ना कार्टा भी बोल देते हैं, क्योंकि जो इंग्लैंड है वहाँ पर जब बहुत सारे अधिकार एक साथ पेश किए गए या कई देशों में पेश किए जाते हैं, तो उसको मैग्ना कार्टा कहा जाता है। और जनहित के मामले इसलिए उठाए गए कि जैसे मैंने अभी बताया कि झुग्गी झोपड़ियों के लोगों के पास पीने के लिए मीठा पानी तक नहीं होता, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे तो आर्टिकल 21 का सीधा उल्लंघन हो रहा है ना। तो फिर मैं उनका केस, यानी वो लोग खुद केस नहीं लड़ेंगे, यानी उनका आर्टिकल 21 के बेस पर झुग्गी झोपड़ियों वालों का मान लो मैं कोर्ट में केस डाल दूं, जब प्रॉब्लम में कोई हो और उस प्रॉब्लम में आए हुए आदमी का केस का जब कोई दूसरा आदमी डालता है, तो उस केस को जनहित याचिका में डाला हुआ केस बोलते हैं। तो इस टाइप से इस आर्टिकल 21 को ध्यान में रख के बहुत सारे लोगों ने केस डाले, कोर्ट में बहुत सारे केस आ गए थे। और फिर इसमें एक पॉइंट ये भी याद रखना, मेनका गांधी के मामले में न्यायालय ने आर्टिकल 21 की, मैंने बताया, बहुत खुलकर इसका प्रतिपादन किया, व्याख्या की, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता में वंचित नहीं किया जा सकता, और तो यह युक्तियुक्त उचित होना चाहिए। मतलब यहाँ पर बोला गया है आर्टिकल 21 के संदर्भ में यह भी प्रतिपादित किया कि अगर किसी व्यक्ति को जीवन या व्यक्तिगत स्वतंत्रता से वंचित किया जा रहा है, मतलब अगर किसी आदमी से उसकी स्वतंत्रता ली जा रही है, अगर किसी आदमी से उसका जीवन लिया जा रहा है, तो ऐसा नहीं कि मूड में आया और सरकार ने ले लिया, नहीं भाई, वो जो सरकार अगर ऐसा करेगी तो वो लॉजिकल होना चाहिए, वो रीजनेबल होना चाहिए, वो उचित होना चाहिए। सरकार को साबित करना पड़ेगा हम ये इस आदमी की स्वतंत्रता क्यों ले रहे हैं और हम इस आदमी का जीवन क्यों ले रहे हैं, और उसको साबित करना पड़ेगा सही कि हाँ ये ठीक है, इसका लेना ठीक रहेगा। इस प्रकार अप्रत्यक्ष तौर पर न्यायालय ने आर्टिकल 21 के संदर्भ में विधि की उचित और सम्यक प्रक्रिया के सिद्धांत की व्याख्या दी। मैंने आपको बताया था ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, ये मैंने बताया था, ये अमेरिका में चलता है। जो विधि की सम्यक प्रक्रिया होती है ना, इसमें मैंने बताया था ये कॉन्सेप्ट जो है ना, ये वाला कॉन्सेप्ट विधि की उचित प्रक्रिया, ये अमेरिका में चलता है। और इनडायरेक्ट वे में यहाँ पर अपनी जो कोर्ट है, न्यायपालिका, उसने भी इसी कॉन्सेप्ट को अपनाया। हालांकि जो ये कॉन्सेप्ट नॉर्मली अमेरिका में चलता है, और बट यहाँ पर कोर्ट ने क्या किया है, इस कॉन्सेप्ट को कुछ हद तक अपनाया है, क्योंकि उन्होंने एक वर्ड डाल दिया है कि जो हमारी सरकार है वो भी क्या करेगी, युक्ति युक्त और उचित प्रोसेस को अपनाएगी, ध्यान में रख के, रीजनेबल भी होना चाहिए। ये नहीं कि बस संविधान में लिखा उसके अनुसार काम कर दिया, अपनी कॉमन सेंस का भी इस्तेमाल करना, इसका मतलब ये है। और यहाँ पर मुद्दा विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया, ये हो गया, क्योंकि जैसे विधि की उचित प्रक्रिया होती है वैसे ही विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया भी होती है। ये मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ पहले, ठीक है ना, उस पुराने वीडियो को देखिए। और मर्सी किलिंग और एंथ्वाइनजिया यानी दया मृत्यु, यहाँ पर डियर हम बात करने हैं मर्सी किलिंग की, दया मृत्यु की बात करने जा रहे हैं, आत्महत्या की भी बात करेंगे अब हम, क्योंकि ये सारी बातें इस मुद्दे से जुड़ी हुई हैं। क्योंकि डियर स्टूडेंट्स, आईपीसी की धारा 309 के तहत आत्महत्या को एक दंडनीय अपराध माना गया है। कि मान लो कोई आदमी है और वो आत्महत्या कर लेता है, और आत्महत्या करता है और चौड़ा होकर करता कॉन्फिडेंस में, भाई जब मेरे को जीने का अधिकार है तो मेरे मरने का भी तो अधिकार है। पर सुप्रीम कोर्ट न्याय कानून में क्या कानून बना हुआ था, नहीं भाई,
अगर आपको जीने का अधिकार है पर आपको मरने का अधिकार नहीं है, ठीक है ना, याद रखना इस बात को। तो अब इसलिए तो आत्महत्या कोई करता तो उसको सजा सुनाई जाती है अगर वो बच जाता है तो एक बात बताना, एक केस चलेगा रति नाम का कोई आदमी है, इसका भारत सरकार के साथ केस हो गया 1994 में। न्यायालय ने जीवन के अधिकार को जीने या उसे नष्ट करने के दोनों अधिकार शामिल है। यहाँ पर मुद्दा उलझ गया। पहले तो 1994 से पहले जो न्यायपालिका ने सिर्फ एक बात कही थी कि भाई आदमी को जीने का अधिकार है परंतु मरने का अधिकार नहीं है, वो आत्महत्या नहीं कर सकता। पर रति नाम के केस में क्या खास बात आ गई, यहाँ पर कोर्ट ने कह दिया हर एक आदमी को जीने का भी अधिकार है और उसको मरने का भी अधिकार है। मतलब हम चाहे तो अपने शरीर को नष्ट भी कर सकते हैं और हम चाहे तो यानी एक इनडायरेक्ट वे में आत्महत्या को ठीक ठहरा दिया। ज्ञान कौर बनाम पंजाब राज्य के मामले में न्यायालय ने अपने मत को बदल दिया। यहाँ पर ज्ञान कौर का मामला जब आया तो उन्होंने फिर अपने वही पॉइंट पे आ गई। ज्ञान कौर वाले मामले में कोर्ट ने कहा कि नहीं भाई, हर एक आदमी को जीने का अधिकार है पर मरने का अधिकार नहीं है। फिर अपना ही पॉइंट, अपनी ही बात पलट दी। इस प्रकार भारत में आत्महत्या का अधिकार या दया मृत्यु आर्टिकल 21 से असंगत है। मतलब उन्होंने एक पॉइंट कह दिया ज्ञान कौर के मामले में कि भाई अगर कोई आदमी आत्महत्या करता है और कोई दया मृत्यु की मांग करता है, कहता कि भाई मैं बहुत परेशान हो गया हूँ, मैं मरना चाहता हूँ, दया करो मुझे, मरने दो मुझको, तो वो कह रहा है कि ये अधिकार अगर कोई लेना चाहता तो गलत है, उसको अधिकार नहीं मिलेगा। आर्टिकल 21 में ये बात नहीं कह रखी, ठीक है ना। बट हुआ क्या, एक केस आएगा बहुत इंपॉर्टेंट, 2001 का केस है। 2001 में केस हुआ था। ये अरुणा साहब शानबाग, ये क्या है कि एक नर्स है और यहाँ पर क्या हुआ था कि इसके साथ क्या हो गया था, जब ये हॉस्पिटल में गई थी तो इसके साथ दुर्व्यवहार हुआ था। मतलब एक टाइप से इसके साथ मतलब जो ये नहीं होते अरे जो मैं जो हॉस्पिटल वगैरह में जो चपरासी टाइप की पोस्ट पे काम करते हैं, ठीक है, उन्होंने क्या किया यहाँ पर अरुणा शानबाग के साथ क्या किया, वहाँ पर जब ये पार्किंग में गाड़ी खड़ी करने जा रही थी हॉस्पिटल में, तो मतलब इसके साथ बलात्कार किया और बहुत बुरी तरीके से इसको मारा पीटा भी, जिसके कारण ये एक टाइप से कोमा में चली गई, ठीक है ना। फिर इसका केस चला। मारपीट करने वाला सोहन लाल ने 1973 में मारपीट की थी। सोचिए कितना पुराना मामला, 1973 में मारपीट की थी, परंतु ये केस कोर्ट में कब चला, 2001 में, ठीक है ना। और केस तो पहले से ही चल रहा होगा शुरुआत से ही, बट इस 2001 में इस केस में कोर्ट ने काफ़ी इंपॉर्टेंट बातें कही थी, क्योंकि जब ये 2015 में अरुणा शानबाग की मृत्यु हो गई थी, क्योंकि इतने दिन तक ये सोच लो कि 1973 में मारपीट की थी, 1973 से लेकर 2015 तक ये महिला कोमा में थी। सोचिए 42 साल तक कोमा में जिंदा रहना, ठीक है। अब जीने की सारी उम्मीद खत्म हो गई। अब जब इसके साथियों को भी लगने लग गया, इसके घर परिवार वालों को भी लग गया, अब जिएगी भी तो क्या करेगी, 42 साल तो इसके ऐसे ही कट गए ना कोमा में, अब कैसे ठीक होगी ये। तो अब इसके घर वालों ने कोर्ट से कहा कि देखिए अब इसको मतलब ये मर भी नहीं रही है और जी भी नहीं रही है, क्योंकि ये कोमा में है, तो इसको मरने की छूट दे दो, इसको मरने की इजाज़त दे दो। पर कोर्ट ने कहा भैया ये तो कानून नहीं है, आर्टिकल 21 में तो ये नहीं कहा गया कि कोई आदमी अपनी मर्जी से अपनी जान ले सकता है, आत्महत्या कर सकता है। तो फिर कोर्ट ने दया मृत्यु वाली बात पे डिस्कशन किया और उन्होंने कहा कि अगर कोई आदमी मान लो बिल्कुल परेशान है, मतलब वेंटिलेटर टाइप की बातों पे, मतलब कोई आदमी जिंदा है बट बगैर डॉक्टरी हेल्प के, इसका मतलब ये है बगैर डॉक्टरी जैसे इंस्ट्रूमेंट ऑक्सीजन वगैरह बगैर डॉक्टरी सहायता के, मतलब मरीज तो है वो, मतलब उसकी बॉडी मान लो बहुत अच्छे से तो काम नहीं कर रही, बट फिर भी वो अपने बलबूते पर जिंदा है, वो अपने बलबूते पर सांस उसका शरीर ले रहा है, तो कहा कि उसको तो बिल्कुल भी मारने की परमिशन नहीं दी जाएगी। बट अगर कोई ऐसा है कि केवल जीवन रक्षक प्रणालियां वेंटिलेटर पे है, केवल मशीनों के बलबूते पर जिंदा रखा हुआ है कुछ टाइम के लिए, तो उसको उसके मतलब जो रिश्तेदार हैं, उसके जो नज़दीकी हैं, उनकी परमिशन लेकर उसको क्या किया जा सकता है, उसको मृत्यु दी जा सकती है। तो इनडायरेक्ट वे में डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर कोर्ट ने क्या काम कर दिया, ये काम कर दिया कोर्ट ने, उसको निष्क्रिय तरीके से क्योंकि दया मृत्यु का अधिकार उसको दे दिया, पर दया मृत्यु का अधिकार केवल उसको है, यानी जीवन अपना स्वयं नष्ट वो कर सकता है जो केवल मशीनों के बलबूते पर जिंदा हो, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो ये हमने यहाँ पर आर्टिकल, यहाँ पे एक पॉइंट लिखा था, मैंने बताया नहीं था कि पहले मैंने बताया था जनहित याचिका, ये PIL के बारे में जो लिखा है ना डियर स्टूडेंट, ये PIL के बारे में यहाँ लिखा है।
तो वो जनहित याचिका के बारे में ही लिखा है। और बाबा रामदेव नहीं था एक बार, जैसे उन्हें आंदोलन किया था दिल्ली में, और रात को वहाँ पर उसके समर्थक रात में रामलीला मैदान में सोए हुए थे और रात को ही पुलिस ने हमला कर दिया। तो फिर बाबा रामदेव ने केस कर दिया, भाई सोने का अधिकार प्रत्येक व्यक्ति को, हर सोने का अधिकार हमारा मौलिक अधिकार है, और पुलिस ने रात में आकर हमारे सोने का अधिकार को छीन लिया। तो इस बात को लेकर आर्टिकल 21 के तहत उन्होंने भी केस कर दिया। इस प्रकार डियर स्टूडेंट, मुझे लगता है आर्टिकल 21 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। बाकी पढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।